हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें हमने फंक्शन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था उसको हम एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। वाई वन वेरिएबल इज नॉट इनफ। So there are many things in the world that depends on more than one factors। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद है जो कि एक से ज़्यादा, दो या चार या तीन पांच चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इसलिए फिर हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बजाय दो या तीन वेरिएबल्स उसमें यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने यहाँ टेबल में मौजूद है। लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल फैक्टर ले तो हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे एक की बजाय हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, जो कि उसका लेंथ है और विड्थ है। ठीक है। तो अगर हम ये वाली एग्जांपल ले तो इसको हम फिट नहीं कर सकते फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पे। तो इसलिए फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स और मोर। जैसे टेम्परेचर ऑफ ए रूम आप देखो, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइम, मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसी तरह प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, और उसकी प्राइसेस के ऊपर। एमएच पिक्सल कलर है जो कि डिपेंड कर रहा है रोज और कॉलम्स के ऊपर। इसी तरह 3D गेम्स करेक्टर पोजीशंस है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। बताने का मकसद ये है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को हम एक्सटेंड करते हैं टू पे, थ्री पे एंड मोर देन थ्री पे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ चीज़ें जो है उसको हम वन वेरिएबल तक नहीं रख सकते। उसमें हमने दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। तो इसलिए हम फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का था। इसमें सिर्फ चेंजेस ये आ जाएगी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो एक से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम फंक्शन को ऐसे लिखा था कि लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें टू वेरिएबल्स के लिए, तो उसको हम z लिख देंगे। इस वाली साइड को आप z लिख दो, आप w लिख दो, आप u लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोटेशंस है। तो z इक्वल टू लेट्स सपोज, अब इनपुट की वैल्यूज जो आ रही है उसको हमने लिख दिया एक्स वाई, दो वेरिएबल के लिए। अगर हम लेट्स सपोज तीन वेरिएबल्स की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन को, फॉर द थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी। और अगर हम मज़ीद इसको एक्सटेंड करना चाहे तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि y इक्वल टू एफ ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn। ठीक है। तो जनरल में हम इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब हमने वन वेरिएबल से फंक्शन को एक्सटेंड किया टू वेरिएबल्स पे, उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड किया थ्री वेरिएबल्स पे, और इसके बाद हमने उसकी जनरल फॉर्म लिख दी। अगर थ्री से ज़्यादा हो जाए तो बजाय इसके एक्स वाई जी और वो कंबाइन करें, हम उसको x1 x2 x3 अप टू xn की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखा हुआ है डिफिनीशन, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एफ असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर जो एक्स वाई की वैल्यू हम एज ए इनपुट देते हैं इन इट्स डोमेन,
exactly one real number denoted by this. exactly one real number means के अगर लेट सपोज एज ए इनपुट आप लोगों ने लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन को डिफाइन किया था कि हमारे पास आउटपुट एक ही होगा जो कि एक रियल नंबर आएगा। तो आपके पास इनपुट में चाहे दो वेरिएबल्स आ जाए चाहे तीन आ जाए, हमेशा रिजल्ट आपके पास एक सिंगल वेरिएबल ही आएगा, सिंगल नंबर ही आएगा, रियल नंबर। ठीक है। तो लिखा है अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर पेयर एक्स वाई इन इट्स डोमेन एग्जैक्टली वन रियल नंबर डिनोटेड बाय दिस। ठीक हो गया। एक्स वाई क्या चीज़ है? एक्स वाई हमारे इनपुट्स है, और z जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट डिपेंड्स अपॉन द x एंड y वैल्यूज। क्या कह रहे हैं? x एंड y आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज। डोमेन जो कि हमारे इनपुट्स है, एंड z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आउटपुट है। ठीक है। द डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द एक्स वाई प्लेन आर टू और स्क्वायर। देखो जब भी आप एक्स वाई टू वेरिएबल्स के लिए लिखते हो ना, तो उसके लिए फिर आप लिखोगे आर स्क्वायर, या अगर आप थ्री वेरिएबल के लिए लिखोगे तो उसको आप लिखोगे आर थ्री, यानी कि ऊपर टू की बजाय थ्री आ जाएगा। अगर आप उसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो फिर आप उसको लिखोगे आर एन। ठीक हो गया। तो डोमेन जो है, डोमेन और रेंज को हमने प्रीवियस लेक्चर वो मैं साथ में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फिर दोबारा से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। डोमेन क्या है? दैट इज द सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन ऑफ आर टू। और रेंज, रेंज की वैल्यू क्या आएगी? मतलब ये जो आपके पास आउटपुट आता है, तो जैसे हमने डिफिनीशन में बात की कि आउटपुट आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो वो सिंगल वैल्यू क्या होगी? द रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर, मतलब कंप्लीट रियल नंबर्स है ना। तो रियल नंबर्स में जो आपका आउटपुट आएगा, जाहिर बात है कंप्लीट रियल नंबर तो पूरा आपके पास एक सेट है, तो उसका जो एज ए इनपुट हम देते हैं और जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किस चीज़ का? आर का। मतलब एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें मिलती है, जो रियल नंबर हमें वन मिलता है। तो एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसको सॉल्व भी किया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ x एंड विड्थ y इज इक्वल टू ए एक्स वाई इक्वल टू एरिया उसके बराबर होता है x मल्टीप्लाई वाई के, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं कि अगर लेट सपोज लेंथ थ्री हो और विड्थ फोर हो, तो एरिया कैसे फाइंड होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर हम लेंथ और विड्थ की वैल्यूज को चेंज करें तो आंसर ये आएगा, इसी तरह वन वन रख के तो आंसर ये आएगा। अब देखो टू इनपुट्स है, वो हमें बेसिकली वो इनपुट्स और आउटपुट समझा रहा है। अब देखो कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ट्वेल्व, ट्वेल्व हमारे पास एक रियल नंबर है विच इज़ ए सबसेट ऑफ आर। जाहिर बात है आर तो हमारे पास एक कंप्लीट सेट है ना, तो उसके अंदर अगर एक हमारा आंसर वन नंबर आया है तो इट मीन्स के ट्वेल्व इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारे पास आया है टेन और इसका आंसर आया है वन। तो आप देखो कि आप दो इनपुट्स वैल्यू दे रहे हो एक्स और वाई की फॉर्म में, रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है? वन आउटपुट। ठीक है, जो कि बाय डेफिनेशन है फंक्शन का। एक दूसरी एग्जांपल ली गई है रियल लाइफ सिनेरियो में, बॉडी मास इंडेक्स जो हम बीएमआई फाइंड करते हैं। तो वो हमें ये समझा रहा है कि बीएमआई जो है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? एक वेट है एंड द सेकंड इज हाइट। तो मतलब ये है कि अगर हम सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल फंक्शन पे बात करें तो वहाँ पे ये वाली एग्जांपल फिट नहीं जाएगी।
क्योंकि हम फिर वन वेरिएबल के साथ इसको स्टडी नहीं कर सकते। इसको हम स्टडी करेंगे टू वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि हमारा जो ये बीएमआई होता है ये डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर, एक वेट और दूसरा हाइट। तो फार्मूला जो इसका है बीएमआई का वो है वेट डिवाइड बाई हाइट का स्क्वायर। तो अगर लेट सपोज किसी का वेट 70 kg है और हाइट 1.7 मीटर है, तो बीएमआई की वैल्यू क्या बनेगी? इसमें वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरी एग्जांपल ली गई है, जस्ट आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो। वो हमें फंक्शन फंक्शन समझा रहा है कि आपने दो इनपुट्स दिए हैं और आपको रिजल्ट में वन, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक रियल नंबर आउटपुट मिला है, जो कि ये वैल्यूज है। ठीक हो गया। अब आते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। इन इमेज प्रोसेसिंग द ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस है दैट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रो आई एंड जे कॉलम। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये जो हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है ना अपने उसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर पे, तो ये डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर, रो एंड कॉलम के ऊपर। एवरी पिक्सल, जो स्मॉल पार्ट होता है बिल्कुल, every pixel is a pair of I and J and has exactly one brightness value। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब उसमें जो डोमेन है और जो रेंज है, वो कैसे हम उसमें पुट कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल रूल है जो हमने प्रीवियस उसमें केल उसमें फंक्शन वन वेरिएबल के लिए पढ़ा था। टू वेरिएबल के लिए भी वही बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हम सिंगल एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते थे, फिर उसको चेक करते थे आया वो वैल्यू पुट हो सकती है या नहीं हो सकती। और यहाँ पे दो वैल्यूज को देखेंगे क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो एक्स वाई को चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि पहले ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। लिखा हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन। वो नो रिस्ट्रिक्शन आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि या तो फंक्शन अगर लेट सपोज फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फिर आप चेक करोगे कि डिनोमिनेटर जीरो ना बने। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो बन जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। अगर लेट सपोज उसमें स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर रूट में आपने ये देखना है कि वैल्यू माइनस की फॉर्म में ना जाए। यानी कि आप अगर एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर रहे हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर पॉजिटिव फॉर्म में बने, नेगेटिव ना बने। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस आपने देखनी है। तो अगर आप फंक्शन वन के लिए देखो तो ना तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। इट मीन्स कि आप तमाम किस्म के रियल नंबर्स, चाहे वो प्लस की फॉर्म में हो चाहे वो माइनस की फॉर्म में हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन आपका कंप्लीट रियल सेट जो है, द एंटायर एक्स वाई प्लेन आर टू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है। इसी तरह मतलब आप x की जगह वन पुट करो, वाई स्क्र की जगह भी वन पुट करो, इधर जीरो पुट करो, इधर माइनस वन पुट करो, यहाँ टू पुट करो, यहाँ माइनस थ्री पुट करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल को, एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने और ये करना है कि डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स पुट करने हैं जो कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो ना बनाए। ठीक है, वो डिनोमिनेटर को ज़ीरो कैसे बन सकता है? देखो, अगर आप x को वन पुट करते हो और y को माइनस वन पुट करते हो, फिर ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप x को टू पुट करते हो और y को माइनस टू पुट करते हो तो फिर y ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। तो जनरल में हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, वी नीड x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि कोई ऐसा नंबर पुट किया जाए विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है तो वो सिचुएशन कौन सी होगी? वो ये वाली सिचुएशन होगी।
कि y इज नॉट इक्वल टू -x, यानी कि आप सेम नंबर एक बार प्लस में पुट कर रहे हो x की जगह पे, और y की जगह पे उसके इनवर्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, माइनस की वैल्यू पुट कर रहे हो। तो y जो है वो नॉट इक्वल टू -x होगा। इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि ये वाली पुटिंग हम नहीं कर सकते जनरल में। तो डोमेन को हम कैसे लिखेंगे? एक्स वाई दैट इज बिलोंग टू R2 वेयर x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x² - y²। अब आप देखो, x और y की आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि डोमेन में हम कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? कोई ऐसी वैल्यू दे सकते हैं जो कि 9 - x² - y² को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर पॉजिटिव फॉर्म में दे, नेगेटिव ना आए। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो वह फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, आयोटा की फॉर्म में। तो वो कह रहा है कि वी नीड 9 - x² - y² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये कि हम जब इन तीनों को सिंप्लीफाई करें आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, तो वो आंसर 0 आए या 0 से ग्रेटर हो। ठीक है। तो उसके लिए हमें कंडीशन कौन सी चाहिए? अब कंडीशन हमें चाहिए ये वाली। पुटिंग हम कहाँ करेंगे? x की जगह पे और y की जगह पे। तो इन दोनों का सम, अगर यहाँ और यहाँ वैल्यूज पुट करें, इन दोनों का सम अगर 9 हो या 9 से कम हो तो फिर हमारा आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर 9 से ग्रेटर हुआ तो फिर जाहिर बात है, जब 9 से ग्रेटर हुआ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 9 - 11, तो फिर -2 आंसर आएगा, फिर स्क्वायर रूट में माइनस आएगा। तो हम जनरल में इसको कैसे लिखेंगे? जनरल में हम इसको ऐसे लिख देंगे कि x² + y², जिसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बस इसका सम जो है वो 9 हो या 9 से कम हो। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो डोमेन को कैसे लिखेंगे? एक्स वाई दैट इज बिलोंग टू R² वेयर x² + y² इज लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक हो गया। तो ये वाली कंडीशंस आपने देखनी है इन सब की, यानी कि जो भी आपको फंक्शन फंक्शन मिले, उस फंक्शन में से आपने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू एज ए डोमेन आ सकती है, कौन सी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। तो उसमें आपने वही दो रिस्ट्रिक्शंस देखनी है कि अगर लेट सपोज वो फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को वो ज़ीरो ना बनाए, और अगर वो लेट सपोज स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू माइनस में ना जाए। ठीक है। अब इसी तरीके से फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स को अभी आप लोग को मैंने लिख के दिया था, इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है कि 3 इनपुट है और एक आपके पास रियल वैल्यूड आउटपुट होगा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो। इसी तरीके से आपको वहाँ पे अब एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ी। रियल लाइफ एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया, दैट इज डिपेंड अपॉन three factors, which is the horizontal axis, position of x, y, and the height above the floor, which is z. At each point in 3D space, there is exactly one temperature. Inputs कितने हैं? 3 इनपुट्स है। कौन कौन से? x, y एंड z। और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आपके पास एक ही होगा, सिंगल आउटपुट। ठीक है। अगर हम इसको लेट सपोज 3 से मोर देन 3 पे चले जाए तो जनरल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और इसको जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं n से, मतलब x1 x2 डॉट डॉट लगाओ अप टू xn। तो ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फिर उसमें डोमेन और रेंज को डिस्कस किया। ठीक है। और ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई, अगर मोर देन 3 वेरिएबल्स हो
तो फिर आप उसको ऐसे लिखो x1 x2 x3 x4, या x5, या जनरल में लिखो तो xn लिखते हैं। क्लियर। चलो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।